आज की जो हमारी डिस्कशन है, जो हमारी क्लास है, वो होगी वर्ल्ड ऑर्डर पे। देखिए ऑर्डर क्या चीज़ होती है। ऑर्डर कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो एक तरतीब से चले। किससे? तरतीब से। बंद कर दो। किससे चलता है? तरतीब से चले, किसी ना किसी निज़ाम से चले, उसको कहते हैं ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर से मुराद कि आपकी जो दुनिया है वो किसी तरतीब से, किसी ऑर्गेनाइज वे में चलती है। उससे मुराद ये है कि जहाँ पे जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मुल्क हैं, वो आपस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो ट्रेड करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो चलते हैं। कोई किसी को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई किसी को जो है वो तंग नहीं करता। अब ये होता है वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप अगर देखते हैं प्री हिस्टोरिक एराज को, दुनिया में कम चंद लोग थे जो पहले रह रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कबीले बने और कबीले जो हैं वो जब लोग ज़्यादा होते गए, वही कबीले मिल के जो है उन्होंने सिटी स्टेट्स बना ली। क्या? सिटी स्टेट्स। मतलब सिटी, एक छोटी सिटी का उसको पूरी स्टेट का नाम देते थे। इसका इनमें बड़ी मशहूर स्टेट्स हैं, ग्रीक की सिटी स्टेट्स हैं, एथेंस और स्पार्टा और पेलोपोनेशियन वॉर जो होती हैं वो वाली, जो यूनानियों की सिटी स्टेट्स हैं। अब ये छोटी छोटी स्टेट्स थी। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया और बढ़ती गई, तो डिफरेंट डिफरेंट जो बरआज़म है वहाँ पे सारे बरआज़म जो हैं वो इंसानों से भर गए और अलग-अलग से जो है वो कबीलों ने अपनी अपनी सल्तनतें बना ली, अपने अपने उनको रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो दुनिया में एक कैओस का सिस्टम आ गया। कैसे? कि जब बंदा ऐसे देखता है ना कि फ़लाँ के पास ये रिसोर्स है और मेरे पास ये रिसोर्स है, तो फिर वो क्या करता है, वो उसको अच्छा, अब मैं लगाता हूँ ज़रा कैमरा। तो वो ये करता है कि उन रिसोर्सेज की वॉर चलती है। क्या? उन रिसोर्सेज की वॉर चलती है। अच्छा, अब जिस तरह हमारे एक सिस्टम में ना, जो हमारा घर का सिस्टम होता है, उसमें जो फादर होता है उसको कहा जाता है कि ये एक बड़ी फिगर है। क्या है? एक बड़ी फिगर है और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में एक ऐसा जो है वो फिगर होती है, एक ऐसा ख़ानदान होता है जिसका बड़ा होल्ड होता है, जिसका बड़ा कंट्रोल होता है, ताकि वो जितने भी ये मामलात हैं ना उनको समझते हैं और उनको बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से दुनिया में एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर का। अब वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है कि आपके दुनिया में जो एक पावर होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसे कहते हैं हेजमोनिक थ्योरी। बात सुनिए, क्या कहते हैं? हेजमोनिक थ्योरी। हेजमोनिक थ्योरी से मुराद है कि एक हेजमनी होगी, एक पावर होगी, एक ऐसी मुल्क की जो अपने निज़ाम को जो है वो अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है। तो उसमें पहले क्या होता है कि ग्रीक्स आते हैं, फिर रोमन्स आते हैं, फिर बेजेंटाइंस आते हैं, फिर अरेबिक आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पर्शियन आ जाते हैं, फिर ओटोमन्स आते हैं, उसके बाद आपके सिल्जोक्स आ जाते हैं, फिर मंगोल्स आते हैं, फिर इधर यहाँ पे देखें तो हम इस साइड पे बर सगीर वाली साइड पे मुग़ल्स आ जाते हैं। ठीक है। यूरोप में देखें तो फिर आपके पुर्तगीज़ आते हैं, डच होते हैं, उसके बाद आपके इंग्लिश है, ब्रिटिश, फ्रांस आता है। ठीक है। फिर उनका इधर असर रसूख बढ़ जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट डिफरेंट मुल्क जो है वो आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर में ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हर एक जो कंट्री होती है उसका एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि वो हेजमोनिकली सबको कंट्रोल करेगा, उसके मुताबिक जो वो चीज़ें चलेंगी। अब उसका मेन काम क्या होता है? वो अपने इंटरेस्ट को लेके, किसको?
अपने इंटरेस्ट को लेके हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करता है और हर चीज़ के ऊपर काबिज होता है। जैसे कि आप अगर देखते हैं, ये आपको वर्ल्ड शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका, इसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? ये वाला जो इलाका है इसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, अटलांटिक से इस साइड पे। ये वाला आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये दरमियान में आपका यूरोप आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। क्या आता है? यूरोप आता है। अब आपने देखा होगा कि जो यूरोपीज पावर हैं वो यहाँ से निकलती हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। कैसे की? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे उनकी कमी की बजाय ज़रूरत ज़्यादा थी। रिसोर्सेज की क्या थी? ज़रूरत थी। गारमेंट्स के लिए हमें खाम माल चाहिए था, हमें चीज़ें डेवलप करने के लिए खाम माल चाहिए, तो हमें यूरोप में सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं है। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले जो मैरीटाइम रूट होते हैं उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वॉयेज करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर दिया? ट्रैवल करना शुरू कर दिया और नई नई लोकेशंस, नई नई जगहों को पकड़ना शुरू किया जहाँ पे क्या होता है? रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि डचेस जो हैं वो आपके इस साइड पे निकलते हैं, लैटिन अमेरिका जिसे हम कहते हैं, इस साइड पे साउथ अमेरिका वाली साइड पे, यहाँ पे किस साइड पे? साउथ अमेरिका वाली साइड पे। क्योंकि इस साइड पे उन्हें, या आपके स्पेनिश हैं, आपके डच हैं, ठीक है, आपके बेल्जियम के जो हैं, आपके पुर्तगीज़ हैं, ये सारे इस साइड पे इसलिए निकलते हैं ताकि इस साइड पे उनको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर वो इस साइड पे निकले हैं, इस साइड पे क्यों नहीं आए? ईस्टर्न वाली साइड पे, अरेबियन वाली साइड पे, या फिर आगे इंडिया वाली साइड पे, इस साइड पे वो क्यों नहीं आए? इस साइड पे वो इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और ऑटोमन एम्पायर और इनकी जो है वो पहले लगती थी। इसकी वजह से उनको इधर एक्सपीडिशन करने ही नहीं दी गई, इधर एक्सपीडिशन बिल्कुल नहीं करने दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर ये सारे जितने भी आपके साउथ अमेरिका है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, इन्होंने सारा जो है वो कॉलोनाइज कर लिया। इधर से आपका अफ्रीका भी कॉलोनाइज हो गया, इधर से आपका जो एशिया है वो भी कॉलोनाइज हो गया, इधर से आपका जो इंडिया है उन्होंने, उनको ब्रिटिश ने कॉलोनाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि जो मेन लेटेस्ट सुपर पावर रह चुकी थी वो थी आपकी ब्रिटिश। इसको कहते हैं ब्रिटानिका लॉ वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिटानिका। ब्रिटानिका वर्ल्ड ऑर्डर में ये था कि ब्रिटिश का ये काम था, उनका ये कॉन्सेप्ट था लोगों को कंट्रोल करने का, कि आप लोग जाओ उनकी कॉलोनीज़ पे जाओ, उनकी आबादियों में जाओ, उनकी आबादियों में जाकर सबसे पहले बहाना बनाओ आप ट्रेड का। किस चीज़ का? ट्रेड का बहाना बनाओ, उनको अपना कल्चर दो, अपने आप को उनके सामने सुपीरियर शो करवाओ, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को सबसे बढ़ा चढ़ा के पेश करो, तो वो ऑटोमेटिकली मेंटली तौर पे आपके अंडर आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरी ये बात होगी कि जब जैसे जैसे आपको उनके इंटरनली मामलात का पता चलेगा, आप उनको जो है फिर गन के थ्रू, आप पावर के थ्रू उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा शुरू कर दें। दैट वाज देयर माइंडसेट। इसी की वजह से वहाँ, अगर मैं मुग़ल्स की बात करूँ तो जहांगीर के दौर में ये यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ट्रेड शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता 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 जो है वो मिलिट्री अफेयर्स में आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स कर रहे थे गन्स बनाने में, बॉम्ब बनाने में, बारूद से चीज़ें बनवाने में, बहरी शिप्स बनवाने में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में कौन लोग तरक्की करते हैं? जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिनके ट्रेड रूट्स अच्छे होते हैं, जो डेवलपमेंट्स करते हैं, जो आगे निकलते हैं, वो लोग हमेशा तरक्की करते हैं। मैं आपको अपने मोहल्ले में किसी बात बता दूँ, आप अपने मोहल्ले में देखो कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। वो लोग होंगे जो अच्छा पढ़ते हैं, जो नए से नया काम करते हैं, जो अपना जो है वो चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं और उनको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, वही पैसा ज़्यादा कमा रहे होते हैं जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ना। ऐसे ही होता है ना। अगर किसी के पास कोई ज़मींदारा भी है, अगर ज़्यादा ज़मींदारा है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेगा तो एक से दूसरी या चौथी पाँचवीं पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है।
जब तक वो चीज़ें आगे आगे इवॉल्व नहीं करते। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आके इस तरीके से जो है वो आपके बनाना शुरू कर दिए, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एक और बुक का मैं आपको यहाँ पर हल्का सा रेफरेंस देता हूँ, वो बुक है वाई नेशंस फेल। क्या? वाई नेशंस फेल, ये आपने याद रखनी है, बुक आपने पढ़नी भी है। उसमें मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, मैं इसका ना आपको पूरा रिव्यू पढ़ाऊंगा नेक्स्ट जो है ना, किसी इश्यूज़ के साथ साथ बुक्स के रिव्यूज़ हम आपको पढ़ाऊंगा, बड़े मज़े के होते हैं। उसमें वो क्या करता है, वो ये कहता है कि दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक इंस्टीट्यूट होते हैं इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव, और दूसरे क्या होते हैं, इंक्लूसिव। क्या? एक्सट्रैक्टिव निकालते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक इंक्लूसिव होते हैं जो मिल के काम करते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पब्लिक के पैसे को या पब्लिक की सर्विस को जो है वो डिलीवरी नहीं करते, उनसे अपने मफाद के लिए चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह आप देख लो, जितने भी करप्ट कंट्रीज़ हैं उनमें आपका पुलिस का, जुडिशरी का, इवन के पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जितने भी पब्लिक ऑफिस होते हैं, वो सारे करप्ट होते हैं। वो वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं बजाय कि वहाँ से उनको उनकी हेल्प करने के, उनको इंक्लूसिविटी के साथ चीज़ें लेके आने पे। अच्छा, अब ऑन द अदर हैंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो तमाम पीपल को, लोगों को इंक्लूड करते हैं सर्विस डिलीवरी में, और अपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करते हैं। अपने पार्लियामेंट के सिस्टम को बिल्ड करेंगे, अपने जुडिशरी के सिस्टम को अच्छा करेंगे, अपनी पब्लिक सर्विस को अच्छा करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब जब ये कॉलोनाइजर्स वहाँ से निकले, जो ब्रिटिश थे, इन्होंने वहाँ पे उन लोकल्स को देखा कि यहाँ पे तो इनका माइंडसेट एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का है, ये तो हर बंदा अपने बेनिफिट के लिए भाग रहा होता है। तो उन्होंने जो है वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने बेनिफिट्स के ऊपर चीज़ों को निकालना शुरू कर दिया। तो अब दूसरा काम ये क्या करते हैं, दूसरा काम ये करते हैं कि वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री होती है उसको मोनोपोलाइज करते थे, मोनोपोली बनाते थे, कि वहाँ से उनको ख़राब करना और उनको एडिक्शन लगा देने कि आप लोग जो हम माल बना के आ रहे हैं ना, ये जो हमारा रेडीमेड माल है, जो हमारा कल्चर अच्छा है, वो आप परचेज़ करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग, जो लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल माइंडसेट है, अब आप देख लो आज भी जो पाकिस्तानीज़ हैं वो फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं फॉर स्टेटस कॉन्शियस। अब एक कोक का एक ब्रांड है, चाहे को पाकिस्तान की वर्किंग भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोकल्स ब्रांड है हम नहीं पीते उनको, इतना कुछ म्यार का भी इशू है, ऐसे नहीं है, लेकिन हम उनको प्रमोट उस सेंस में नहीं करते, क्योंकि जो फॉरेन ब्रांड्स होते हैं वो उनके ब्रांड बहुत बड़े होते हैं, तो उनका जो माइंड सेट है वो भी बड़ा ज़्यादा होता है। तो खैर इस तरीके से जो है ये आपको लोकलाइज चीज़ों से आपके एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और आपको प्रॉपरली जो है वो इंक्लूसिविटी के साथ नहीं लेके आते। अच्छा, अब अगर मैं ये देखता हूँ कि आहिस्ता 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 क्या होता है कि जब ब्रिटिश पहली वर्ल्ड वॉर लड़ता है, और उससे पहले फ्रांस के साथ इसकी लड़ाइयाँ रहती हैं, फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर जब आती है उसमें जो है वो ब्रिटिश प्रॉपरली जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स होता है, मतलब वो इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या? कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसके ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेवलपमेंट्स कर रहा होता है, अपने आप को एक वर्ल्ड हेजमोनिक या सुपर पावर बनाने के लिए। सबसे जो पहला काम शुरू होता है वो होता है, आपने MCQ भी पढ़ा होगा, उसको कहते हैं मॉनरॉय डॉक्ट्राइन। क्या कहते हैं? मॉनरॉय डॉक्ट्राइन दिसंबर 1823 में जो है वो सर जेम्स मॉनरॉय, जो कि 5th प्रेसिडेंट थे US के, उन्होंने प्रेजेंट की थी। डॉक्ट्राइन कहते हैं बेसिकली सेट ऑफ पॉलिसी को, कि आपका जो मुल्क है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से चलाएगी, तो ये डॉक्ट्राइन होती है। तो मॉनरॉय डॉक्ट्राइन में जो है, अगर आप वर्ल्ड पे देखते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पे जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर अब इनको कॉलोनाइज नहीं करेंगे, इनके ऊपर उनका असर और रसूख नहीं हो। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका वाला, ये अटलांटिक ओशन से
लेफ़्ट वाली जो साइड आ जाती है, ये जितना भी 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इनके ऊपर आपका किसी और कंट्री का असर और रसूख नहीं होगा। यहाँ पे जो हेजमोनिक पावर होगी वो कौन होगी? अमेरिका होगा। तो ये मॉनरॉय डॉक्ट्राइन होती है। अब इस काम से जो है वो अमेरिका ने अपने आप को डेवलपमेंट करना, अपने आप को माइंड सेट करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको इस बात से थोड़ा सा आगे चल के रिलेट करूँगा कि आज भी ये चीज़ जो है वो आगे कितना चल रही है। तो जब मॉनरॉय डॉक्ट्राइन के बाद अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर बनने के लिए काम करना शुरू कर दिया, अपने डेवलपमेंट्स करना शुरू कर दिए, अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स था। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जब देखा कि जर्मनी पोलैंड के ऊपर और वार्सा के ऊपर यहूदियों का होलोकॉस्ट कर रहे हैं, तो यहूदी यहाँ से जो है वो निकलने शुरू हो गए, डिस्प्लेस होने शुरू हो गए। तो इनको जो बेहतर माइंडसेट थे, जो इंजीनियर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको जो है वो असाइलम दिया अमेरिका ने। और जब अमेरिका उनको असाइलम देता है तो वहाँ से उनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट उनसे करवाना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट वो लगाते हैं एटॉमिक बॉम्ब का। अब एटॉमिक बॉम्ब वो बनाते हैं, तो उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 के 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक होता है, तो एक दफ़ा अमेरिका जो है वो एक वर्ल्ड हेजमोनिक पावर बन के सामने आ जाता है कि भाई अब जो है ना अंकल सैम आ गए, तो ये जो है ना इन्हीं की सब ने सुननी। तो आज जो हम देखते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान जो अमेरिका से कर्ज लेता है, पाकिस्तान को उनकी सुननी नहीं चाहिए, पाकिस्तान उनका ग़ुलाम है, ये ऐसे है वैसे है। देखो भाई, आप जब हेजमोनिक पावर को या वर्ल्ड पावर या सुपर पावर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, तो भाई ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, एक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके मुताबिक चीज़ें चलना पड़ती हैं, उसके मुताबिक चीज़ें करना पड़ती हैं। अब क्योंकि मुल्क आज़ाद हो गए उसके बाद ज़्यादा सारे, अब अमेरिका सुपर पावर आ गया। जो ब्रिटिश का माइंडसेट था वो ये माइंडसेट था कि हमने लोगों को कॉलोनाइज करना है, उनके इंस्टीट्यूशंस को एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसे ही ना। तो अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि भाई अब मुझे वो वाला मॉडल अपनाने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे कोई ऐसा मॉडल अपनाना है जहाँ पे जो लोग जिनको ये कमियाँ पहले रह चुकी थी वो मैं पूरी करूँ। क्या? उनको आज़ादी के इश्यूज थे, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उनको कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट के इशू थे लोगों के, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई थी, तो उनको डेवलप करना था, उनके ऊपर काम करना था। तो अमेरिका ने क्या कहा कि भाई अब मैं वो काम शुरू करवाऊँ जो इनके इस हवाले से फ़ायदा हो। ऐसे ही है। तो अमेरिका ने सबसे पहले जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनाने शुरू कर दी। एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई, जिसके तहत आपका वर्ल्ड बैंक बना। वर्ल्ड बैंक का काम था जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, जो रिकन्स्ट्रक्शन है, जो डेवलपमेंट है आपके यूरोप में, जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड वार 2 की वजह से नुकसानात हुए हैं, उनको जो है वो डेवलप करेंगे। अब जो वर्ल्ड बैंक बनता है तो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनते हैं। आपने सोचा है कि उनको फंड कौन करता है? पैसे कहाँ से लेते हैं ये? जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, दे फंड इन ऑर्गेनाइजेशन को, वो फंड करते हैं। जी कैमरा मैंने खुद ऑन किया है, बुरा लग रहा हूँ? तो क्योंकि पढ़ाना नहीं था इसलिए मैंने कहा चलो आप बहने लग रहे हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि आपका जो डेवलप कंट्रीज हैं, अब देखो बात सुनो, एक एक इलाके में कुछ लोग हैं, माड़े लोग हैं, कई लोग बिजनेसमैन हैं, उनका अच्छा काम शाम है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई मसले मसाइल बनते हैं तो क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन या अच्छे लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो थोड़ी सी डेवलपमेंट करने के लिए सारे लोग मिल के जो है वो पैसे डालेंगे और वहाँ पे उनको जो है वो बातचीत करेंगे। अब देखो, अगर वो पैसे डालेंगे तो वो बातचीत करेंगे, उनके काम आएंगे, तो सुनी किन की जाएगी? जो पैसे देंगे ना, जो डेवलपमेंट्स करवाएंगे, उन्हीं का असर और रसूख होना चाहिए ना। तो हम इस बात को समझने के हमें क्यों नहीं समझ आती? आप इस बात को ज़रूर समझिएगा कि ये जो लोग आजकल हम ये रूमर्स कहते हैं पाकिस्तान तो एवं अमेरिका का पिट्ठू है, उनके पीछे से पैसे उनके पीछे चल नहीं सकता, जो करवाता है ये करवाता है, ये इनकी ये बेगैरत कौम है,
ये जो है वो हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं। भाई नहीं, सिस्टम को समझें कि सिस्टम काम कैसे करता है। आपका जो हेजमोनिक पावर है वो है अमेरिका, ब्रिटिश के बाद। अब अमेरिका ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक बनवाया, आईएमएफ के लिए बनवाया, डब्ल्यूएचओ बनवाई, यूएनओ बनाई, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, उसमें खुद परमानेंट मेंबर बन गए। उसमें से अगर अपनी मर्जी से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होती तो उसको वीटो कर देते हैं। मतलब जो डिसीजन देखो ना, हर एक जो पावरफुल चीज़ होती है ना वो डिसीजन मेकिंग होती है। कि जो बंदा आपको डिसीजन ही नहीं लेने दे रहा, जो डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार होता है वही तो पावरफुल होता है, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, जिसकी बात को लोग मायने रखते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अमेरिका ने इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब अमेरिका से पहले जब सुपर पावर बना है तो साथ साथ एक सोवियत यूनियन का कॉन्सेप्ट है। सोवियत यूनियन भी एक जो है वो पावर होती है, सुपर पावर होती है, जिसको हम रशिया कहते हैं। तो सोवियत यूनियन क्या करती है, यहाँ पे आपका ऑर्डर चलता है, इकोनॉमिक ऑर्डर, उसको कहते हैं कम्युनिस्ट। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट ऑर्डर। और यहाँ पे अमेरिका में चलता है कैपिटलिस्ट। अब कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिस्ट ये होता है कि हर जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके ऊपर एक स्टेट का होल्ड होगा और वो स्टेट अपनी मर्जी से हर बंदे को इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सिंपल, सही है। और कैपिटलिस्ट में ये होता है कि भाई ओपन मार्केट है, जिस बंदे का दिल करे जितना मेहनत करे, जितनी सारी चीज़ें अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर ले, जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए, जितना मर्जी कैपिटल कमाए, हर बंदे की अपनी मर्जी है। चाहे कोई गरीब है तो किसी को कोई सरकार नहीं कि उसकी हेल्प करे या नहीं ना करे। बल्कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट में ये था कि अगर आप अमीर हैं, गरीब है, तो यू आर इक्वल, आपको सारी चीज़ें जो है वो इक्वली सरकार की तरफ से मिलेंगी। ठीक है। अब सोवियत यूनियन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और अमेरिका जो है इनके दरमियान कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है। मैंने कोल्ड वॉर का आपको बताया था। कोल्ड वॉर जो है वो ईस्टर्न यूरोप, इधर से सोवियत यूनियन और यूक्रेन, इनके सारे इलाकों में कोल्ड वॉर अमेरिका और इसके दरमियान स्टार्ट होगी। अब कोल्ड वॉर में ये क्या करते हैं कि ये वहाँ के दूसरे के इंटरेस्ट को जो है वो डिमोलिश करते हैं। ठीक है। अब अमेरिका के जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट हैं वहाँ पे रशिया उसको कोलैप्स करेगा, जहाँ जहाँ पे रशिया के इंटरेस्ट हैं वहाँ पे अमेरिका उसको जो है वो डिमोलिश करेगा। इसी वजह से जब 24 दिसंबर 1979 को रशिया अटैक करता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो अफ़गानिस्तान से रशिया को निकालने के लिए जो आपका अमेरिका है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तालिबान और सऊदी अरब के साथ मिल के जो है वो कोलैबोरेट करते हैं और रशिया को यहाँ से एक्सपेल करते हैं। ठीक हो गया। अब जब आहिस्ता आहिस्ता 1991 में रशिया प्रॉपरली कोलैप्स कर जाता है, क्या होता है 1991 में जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स कर जाती है। अब जो ऊपर इमर्ज होकर आ जाती है ना वो सोल, क्या कहते हैं, आपकी सुपर पावर है जो कि यूएस है। इसका जो कंपैटिटर था सोवियत यूनियन वो कोलैप्स कर गया। अब जो है वो सुपर पावर कौन रहेगी? सोवियत यूनियन कोलैप्स करेगी, अमेरिका रहेगी। अब अमेरिका जब रहती है तो इसके दरमियान क्या दिया कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, एक बुक है फ्रांसिस फुकुयामा की, एंड ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि अब जो है ना एंड ऑफ हिस्ट्री है जी, कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया में राज करेगा, लिबरलिज्म दुनिया में राज करेगा। अब इसके बाद जो है कोई और सिस्टम ऐसा नहीं आएगा जो इसके इक्वली हर चीज़ों को प्रोवाइड करे। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि जो चाइना है वो राइज करना शुरू कर देता है। अब चाइना के पास क्या मॉडल है? अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ये किया कि अपने रिसोर्सेज को ऊपर लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक कॉन्सेप्ट है, एक बुक है कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। तो उसने इकोनॉमिक हिटमैन बनाए जो क्या करते थे, वो दूसरे मुल्कों में जाते थे, अमेरिका के मुताबिक उनके साथ पॉलिसी मुआहदे करते थे और लगता था कि ये जो बंदा है या ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे हक में सही नहीं आ रही, तो वो उसको या तो मरवा देते थे या रिमूव कर देते थे क्योंकि इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। पनामा में उन्होंने ऐसे किया, ठीक है, इवन है
सदाम हुसैन के साथ उन्होंने ऐसे किया, मुअम्मर कदाफ़ी के साथ उन्होंने ऐसे किया। इवन के टू सम एक्सटेंट हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं जाके इस बात के ट्रेसेस हमें मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, ईरान के साथ भी बिल्कुल। उसके साथ अगर हम बाद में देखें तो इकोनॉमिक हिटमैन की बात, अब चाइना जो है, चाइना आहिस्ता आहिस्ता इस बात को देखते हैं कि यार कैपिटलिस्ट होने के बावजूद, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद लोगों में अभी भी भूखमरी है, लोग अभी भी जो है वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, लोग अभी भी डिप्रेस्ड हैं, लोग अभी भी गरीब से गरीब हो रहे हैं। क्या वजह है? तो चाइना ने ये मॉडल अपनाया कि चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स करना शुरू कर दी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके डेवलपमेंट शुरू कर दी, उनके यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, रोड्स बनाने शुरू कर दिए, मैरीटाइम्स अफेयर के रूट्स बनाना शुरू कर दिए, जिसको हम BRI कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस तरह जो CPEC भी जिसका हिस्सा है। अब इससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चाइना की जो ग्रोथ है, चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है, चाइना की जो पेनिट्रेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में बढ़ जाती है और वो ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो चाइना इसी तरीके से आगे जो है वो आना शुरू कर दिया। अब बेसिकली मैं आपको बात बताने लगूँ तो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है बेसिकली कोल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगी, जिसे कोल्ड वॉर 2.0 कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट होगी। अब ये क्या होगी कि चाइना क्या कहता है, चाइना की पॉलिसी ये है कि मैंने अब एक एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रैंड स्ट्रैटेजी का। क्या? ग्रैंड स्ट्रैटेजी वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हर एक मुल्क अपने तमाम तर रिसोर्सेज, तमाम तर स्किल्स उस चीज़ को अचीव करने के लिए लगा देता है। दैट इज़ ग्रैंड स्ट्रैटेजी। आप लोगों की अगर मैं PPSC में देखूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कोर्स को कवर करने में, तो यही ग्रैंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जितना आपके पास माइंड है, दिमाग है, इंटेलिजेंस है, टाइम है, एफर्ट्स हैं, एनर्जी है, आपने अपने आप को उन जगहों पे उस चीज़ को अचीव करने के लिए लगाना है। तो ये हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब चाइना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज करना शुरू कर दिया। अमेरिका को ये बात खटकना शुरू होगी, क्योंकि जब मैंने सिटी स्टेट्स की बात की है तो सिटी स्टेट्स में एक ग्रीक सिटी स्टेट्स में एक होते हैं स्पार्टा और एक होते हैं एथेंस। ठीक है, इनके दरमियान में पेलोपोनेशियन वॉर्स में एक जो इस्टेब्लिश स्टेट थी उसको गिराने के लिए एक राइजिंग स्टेट डेवलप होना शुरू होगी। तो उनके दरमियान में कुछ देखो ना, एक चौधरी है फॉर एग्जांपल। अब जब एक चौधरी है वो ऑलरेडी अपना दुनिया पे अपने इलाके में हुकूमत कर रहा है, जिसको दिल किया जिस तरीके से चल रहा है, अब दूसरा उसकी जगह पे आने को तैयार है कोई, तो पहले वाला आराम से तो नहीं ना बैठ जाएगा, चल यार तू आ जा, ऐसे होगा? नहीं होगा ना। तो उनके दरमियान फ्रिक्शन होगी, उनके दरमियान कोलैप्स होगा, उनके दरमियान लड़ाई झगड़े होंगे। अब वो लड़ाई झगड़े जो है फिर, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखते हैं तो फिर पूरी दुनिया का हर मुल्क, हर इंसान उस बात से सफ़र होता है, क्योंकि उनके दरमियान इस तरह से फ्रिक्शन हो रही होती है। अब उनके दरमियान एक जब लड़ाई हुई थी उसको कहते हैं थ्यूसिडाइड ट्रैप। क्या? थ्यूसिडाइड ट्रैप। अब ये थ्यूसिडाइड बेसिकली ग्रीक फिलोसफर था, उसने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जिसने कहा कि जब भी कोई इस्टेब्लिश पावर और उसके बाद जो राइजिंग पावर होती है, जब वो तब तक अपना जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर प्रॉपरली उसके मुताबिक नहीं चल जाता, जो राइजिंग पावर है, और इस जो इस्टेब्लिश पावर है जब तक कोलैप्स नहीं कर पाती, तब तक इनके दरमियान एक जो फ्रिक्शन का पीरियड होता है उसको ट्रैप कहते हैं। और वो ट्रैप के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पूरी दुनिया झेलती है। क्या करती है? पूरी दुनिया झेलती है। अब जब चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में यूएस ने कुछ पॉलिसी देखी। यूएसए की ग्रैंड स्ट्रेटजी ये थी कि जो ये चाइना है ये आपका इसके साथ वाले साउथ चाइना सी है जहाँ पे उसके इश्यूज रहते हैं ट्रेड के। अब अमेरिका जो है वो ऑलरेडी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बैठा हुआ है और वहाँ तक वो अपनी उसकी हेजमनी है, वहाँ पर उसके वही उस इलाके का तो सबसे बड़ा चौधरी वो है। अब वहाँ से पूरी दुनिया को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन चाइना के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जिसमें आपके वियतनाम है, ताइवान है, यहाँ के जो है जो साउथ चाइना सी के फिलीपींस हैं, इनको, साउथ कोरिया है, जापान है, इनको क्यों ना मैं चाइना के अगेंस्ट करूँ
तो ये जो चाइना का सी रूट है ना, इसको ये डिस्टर्ब करेंगे खुद ब खुद। ये उनका माइंडसेट था, ये मतलब उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है किसकी, अमेरिका की। तो हमने देखा कि एक क्वाड का हमने पढ़ा है जो किस किस के दरमियान होता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस के दरमियान। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप मैप को देखो तो ये आ गया ना ऑस्ट्रेलिया, वो ऊपर जापान है, इधर से यूएस और इधर से इंडिया। जो ये पूरा तीर का जो निशान बनता है आपके सारा उसको कंट्रोल करता है चाइना को। इसी तरीके से आपकी इंडिया पिवट पॉलिसी है वो लगाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो आपका ऑकस एक कॉन्सेप्ट देते कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस का, जिसमें वो सब मरीन्स देता है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ताकि वो जो यहाँ से पैसिफिक है यहाँ पे वो पावरफुल रहे। अगर चाइना इस साइड से आता है तो पैसिफिक में वो उसको होल्ड करके रखे। तो अमेरिका इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहा है जिससे वो अपने किसके ऊपर, चाइना के ऊपर पूरा होल्ड ग्रैंड स्ट्रैटेजी या होल्ड करके रखे। अब इसके अगेंस्ट चाइना की क्या ग्रैंड स्ट्रैटेजी है या चाइना की पॉलिसी ये है कि भाई अमेरिका अगर इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो मैं अपने प्रॉपरली जो लिंक हैं, जो मैरीटाइम रूट्स हैं, जो रोड के रूट्स हैं, वो मैं डेवलप करूं, वो मैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूं ताकि मेरा जो असर व रसूख है, बजाय मैं इधर साउथ चाइना सी के इलाकों में बसने के, मैं इनके इलाकों में बाय रोड ऑटोमेटिकली जो है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें। उसने सी पैक को डेवलप किया है, उसने आगे जाके श्रीलंका पे जो है वो की, उसने आके म्यांमार में कंस्ट्रक्शन की है, उसने इधर इटली तक अफ्रीका में आके कंस्ट्रक्शन की है। तो प्रॉपरली वो अपनी सारी चीज़ों को यहाँ तक वो डेवलप कर रहा है। अब जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में अगर आप बिग लेवल पे पिक्चर पे देखते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अगर इसमें अमेरिका और जो ईरान है या इजराइल है, इनका रोला पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको मिडल ईस्ट की बात करता हूँ तो मिडल ईस्ट में आगे जब सुपर पावर की भी मैं बातें कर रहा तो इसके बाद आती है मेजर पावर। क्या? मेजर पावर। और मेजर पावर वो पावर होती है जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख सकती है या वो बन सकती है, या क्या होता है कि वो एक रीजनल पावर बन सकती है। रीजनल पावर क्या होती है, एक पूरे रीजन में जो है वो, देखो ना, एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले का चौधरी हो गया, अब एक हर दूसरी तीसरी गली का भी एक चौधरी होता है ना, तो वो एक रीजन हुआ ना, तो वहाँ पे रीजनल पावर होती है। तो अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका ने ये किया कि जो यहाँ पे रीजनल पावर है, जिसमें अगर मैं मिडल ईस्ट में देखता हूँ तो मेरे मिडल ईस्ट में ईरान है, इजराइल है और सऊदी अरब है, ये बड़ी पावर्स हैं। तो अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि इस इलाके में जो मेजर पावर रहे या रीजनल पावर रहे वो इजराइल बने, ईरान ना बने। अगर ईरान बनता है तो ईरान जो है वो ऑटोमेटिकली अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है और उधर से इजराइलीज़ के भी ख़िलाफ़ है। तो इसकी वजह से जो आपका क्या कहते हैं उसका, ईरान है, इराक़ है, दूसरा अमेरिका है, वो इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल को प्रॉपरली जो है वो ग्रांट देता है, प्रॉपरली चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। और अभी जान के उन्होंने ईरान के साथ जो इराक़ है, ईरान के ऊपर अटैक इसलिए किया है कि जो ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन है या ये जो इधर की इनकी ऑयल प्रोडक्शन है, इनको भी कंट्रोल किया जाए और आपकी जो दुनिया है सारी, उसका जो दोबारा ख़याल है या जो दोबारा जो रुख है वो सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ जाए। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो ऑलरेडी अमेरिका बैठे हो ना बड़ा बन के। तो इस तरीके से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे इसी कॉन्फ्लिक्ट का और दे दूँ, उसे कहते हैं पेट्रो डॉलर। क्या? पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट ये है जिसकी वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से क्या नुकसान हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से जो आपके अरबी हैं, 1970s में रिचर्ड निक्सन ने क्या किया था, एक अरबियों के साथ मुआहदा किया पेट्रो डॉलर का, और ये किया कि भाई हम आपकी ना हेल्प करेंगे पेट्रोल की एक्सट्रैक्शन में और इसके रिफाइनमेंट में, लेकिन आप जो पेट्रोल की सेल परचेज है ना वो सारी डॉलर में करेंगे। क्या?
डॉलर में करेंगे ताकि हमारी करेंसी मजबूत रहे, हमारी करेंसी सॉलिड रहे। अब उन्होंने क्या किया, डॉलर में कर दिया। अब वहाँ से जो डॉलर में आपकी वो सेल परचेज करते हैं, उससे जितने भी वो डॉलर कमाते हैं, डॉलर उनके पास इकट्ठे होते हैं, वो दोबारा यूएस की जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे अल्टीमेटली बेनिफिट्स किसको हो रहा है, अमेरिका को। तो अब ईरान ने क्या किया है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कर दिया बंद, कि ये जो अरबी हैं यहाँ से ये तेल बेच ही ना सकें। अगर ये तेल बेचेंगे या तो फिर युआन में बेचें या अपनी किसी और करेंसी में बेचें, डॉलर में ना बेचें। अगर यहाँ पे वो बेचते हैं या नहीं बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेरिकन की जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है उनको फाइनेंस मिलना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है वो उनको ऑटोमेटिकली वो कोलैप्स में आना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो वहाँ पे जाके उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को जो है वो मजबूत और कंट्रोल भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब आने वाले दिनों में एक कॉन्सेप्ट आया डॉन रॉय डॉक्ट्राइन का। किसका, जो 2025 के एंड में दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने दोबारा ये कहा है कि भाई ये जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, इस पे मेरा ही कब्जा रहेगा। उसी की बिना पे उसने क्या किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, मैक्सिको के ऊपर अटैक किया, जो ग्रीनलैंड है उसको कहा कि ये मैंने लेना है, कनाडा को कहा कि मैं आपको 5th स्टेट बना दूंगा, और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी कहा कि ये वेसल स्टेट्स बनेंगी मेरी, क्योंकि मेरी जो हेजमनी है वो इस साइड पर है, क्योंकि दूसरी साइड पर तो चाइना राइज कर रहा है। ये ना हो कि मैं इधर तो स्ट्रॉन्ग रहूँगा ना, और पूरी दुनिया के जो इधर से रिसोर्सेज हैं, इस इलाके से जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनको करते हैं कोलैप्स, वहाँ पे हालत जंग में रहेंगे, वो ख़राब रहेंगे, तो दुनिया ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगी ऑयल लेने के लिए, रिसोर्सेज लेने के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे फिर मेरा जो ऑर्डर है या मेरा जो वो क्या कहते हैं माइंड सेट है वो बड़ा रहेगा। तो बेसिकली ये इस तरीके से जो है वो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी आपके मामलात चल रहे होते हैं वो इस तरीके से जो है वो आपके चल रहे होते हैं। तो आज हमने वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ा है, और वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ हमने ये देखा कि चाइना किस तरह से आगे चल रहा है, अमेरिका जो है वो किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और ईरान इराक वॉर, जो ईरान अमेरिका वॉर है या इसराइल की जो वॉर है, उनमें क्या क्या इशू है, क्यों ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से वजह से क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है, बात तो ये समझने वाली है। देखिए, पाकिस्तान एक मेजर पावर ज़रूर है और एक न्यूक्लियर पावर है। देखो, किसी घर में अगर उनके अपने फाइनेंस के मसले हों, उनके अपने की लड़ाइयाँ झगड़े हों, उनके अपने के मामलात ना हों, तो उस महल्ले के चौधरी वो नहीं बन सकते, क्योंकि कोई पैसे ही लेवन आ रहे होते अगर वो सारी तेले साढ़े को कोई नहीं आने कमेटी निकल रहे फिर देवान, तो वो कहेंगे चंगा फिर मैं तेन वो मैं तू मेरी केड़ी गल है चौधरी, ऐसे ही ना, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हमारे फाइनेंशियल इशू, इकोनॉमिक इशू सही नहीं होते हैं तो हम आगे कब तक इस तरह इतना स्ट्रांग नहीं चल सकते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये चाइना के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, इंडियन ओशन, इधर से सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ठीक है, इधर से इनके दरमियान में जो है पाकिस्तान की लोकेशन आती है, एक हार्ट ऑफ एशिया बनता है ये। तो इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को हर एक मेन इवेंट के ऊपर पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करता है, पाकिस्तान प्रॉपरली उसमें इन्वॉल्व रहता है। लेकिन तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल सूरत को बेहतर नहीं करता है, अपने इंडस्ट्री को बेहतर नहीं करता है, अपने आप प्रॉपरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आता है, अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आगे लेके नहीं चलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान जो है फ्लरिश नहीं कर सकेगा, और जो अपनी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको उसके वो क्या कहते हैं कि बेनिफिट्स नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान आज भी जो है वो आगे निकल रहा है। मैं अभी आपको ना सवाल पूछूंगा, बिल्कुल मैं पूछता हूँ। तो पाकिस्तान जो है इन चीज़ों को जो है वो आगे जब लेके चलेगा तब जाके। अब सवाल जो है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। किरण ने सवाल किया कि सर यूएनओ का रोल क्या है, जो अभी रिसेंटली ईरान वॉर चल रही है उसमें यूएनओ की पावर तो फिर ना रही। देखिए 195 यूएनओ एक ऑर्गेनाइज्ड और कंसेंशुअल बॉडी है, वो कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है।
वो क्या करते हैं, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, वो किसी ना किसी कंसेंसस पे आ सकते हैं, वो किसी कंट्री को प्रॉपरली बाउंड नहीं कर सकती कि आपने ये करना ही करना है। ये यूएनओ का फेलियर चल रहा है। यूएनओ बेसिकली बनाई इसलिए गई थी, आप देखो यूएनओ के मेन कैरेक्टर कौन है, बात को समझिएगा। यूएनओ के मेन कैरेक्टर्स हैं आपके 5 परमानेंट स्टेट्स, और 5 परमानेंट स्टेट्स चाइना के अलावा वो स्टेट्स हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती है। वो भाई जो जीते हुए लोग अपना ऑर्डर चलाते हैं तो वो दूसरे गरीब की मानेंगे? वो तो अपने मुताबिक ही चीज़ें करवाएंगे ना, वो अपने मुताबिक ही करवाएंगे, तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें करेंगे। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे उनको वीटो कर देते हैं। अब इसराइल के ख़िलाफ़ जब भी कोई रेजोल्यूशन आना शुरू होती है तो अमेरिका उसको क्या करता है, वीटो कर देता है। इसी तरह पाकिस्तान या कश्मीर के मामले में जब भी आती है तो उसमें भी वीटो हो जाता है। तो यूएनओ बेसिकली एक आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि ये जो इतनी पीस मेकिंग बॉडी बनाई गई थी, ये अपनी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो चुकी है? क्योंकि इसकी कोई अबाइडिंग फोर्स नहीं है। एक रेजोल्यूशन आ गई, ठीक है जी, मान लेते हैं, लेकिन वो किसी फोर्स के या किसी सेंक्शंस के तहत वो उसको मनवा नहीं सकते। यहाँ पे आके वो बेचारे जो है वो बार बार ये सिर्फ कहते रहते हैं कि आप ये कर लो, लेकिन वो उनको आगे प्रॉपरली क्या मनवा नहीं सकते। ठीक है, चलो यूएनओ का ये होगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछें। हाँ, वीटो का मतलब होता है जी कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। 4 लोगों ने कोई बात की, आप कहें जी मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसका मतलब है ख़त्म, सब अगेंस्ट, ये काम चलेगा नहीं। ये वीटो पावर होती है। मतलब एक रेजोल्यूशन पास हुई, अमेरिका ने कहा भाई मैं वीटो करता हूँ, मतलब मैं इसको खारिज करता हूँ, तो इसका मतलब है वो कैंसिल होगी, ये वीटो होती है। और वो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर के पास पावर है, बाकी सब जलील हो रहे हैं जी। और किसी का कोई सवाल? सवाल आप पूछ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी, हमें थोड़ी बहुत चीज़ों की समझ आई है, क्योंकि बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं जी। कोई सवाल नहीं? क्वेश्चन पूछें, फिर 5 मिनट के बाद मैं लिंक शेयर करूँगा, फिर आपने जो आज कंप्यूटर का टेस्ट है वो टेस्ट भी देना है। ये ना फिर भाग जाए, टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। सवाल पूछना है तो पूछें। जी बिल्कुल, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, प्रॉपर पूरा लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। थोड़ी सी इसलिए गप्पे मारते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठें कि आपकी लिसनिंग पावर कितनी। ये डिस्कशन मोड होता है, और डिस्कशन मोड में हमें आना बड़ा ज़रूरी है। कहीं कहीं जाकर जो अच्छी सीट्स होती हैं वहाँ पे आपसे डिस्कशंस करवाते हैं इंटरव्यू से भी पहले, जिस तरह आपकी पीएमएस का है, तहसीलदार का है, तो वो ग्रुप डिस्कशन होती हैं। तो ग्रुप डिस्कशन आना हमें बड़ा पता होना चाहिए। तो आप लोग कोई भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। हाँ जी, आप सवाल पूछें। कोई सवाल? यूएनओ नहीं, ख़त्म कर देना चाहिए का मतलब नहीं। मैं बताता हूँ, यूएनओ एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनाई गई है, और इसकी एसेंस ये थी कि जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए कंसेंशुअली मिलके। अब यूएनओ कुछ जो पावर्स हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वो सही वर्क नहीं कर पा रही, तो बजाय कि उसको ख़त्म करने के, उनके जो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं इसकी जो पावर्स के या कंट्रीज़ के, उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। उनको चाहिए कि आप इस तरह इन्वॉल्व हो ही ना। और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है उसको ये पावर देनी चाहिए कि वो अपनी जो प्रॉपरली आर्मी है वो वहाँ वहाँ पर डिप्लॉय करे जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ आपको मनवानी। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है, तो यूएनओ बिल्कुल ना होना भी तो काम ठीक नहीं।
हाँ, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो वीटो का कॉन्सेप्ट है, इसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ उन लोगों के पास पावर ना दें जिनके पास, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जिनके इंटरेस्ट ज़्यादा हैं। ये ना हो कि अपने डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वो ही रहें। रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत हमें नहीं। सर, ये जो ईरान अमेरिका और इसराइल की बात चल रही है, तो उन्होंने कहा था कि आप न्यूक्लियर पावर ना रखें, ठीक है, तो इनका भी मायदा हो गया था, तो ये इशू अब रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा? सवाल यह है कि अमेरिका ने ये कहा है, सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान और इजराइल की जो वॉर है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही, हालांकि ईरान ने कहा है कि मैं न्यूक्लियर पावर नहीं बनाता। देखें, ईरान इजराइल वॉर, अमेरिका वॉर इसलिए ख़त्म नहीं हो पा रही क्योंकि ईरान डायरेक्टली एक हेजमोनिक पावर थ्रेट है इजराइल को। अगर अमेरिका, ईरान इतनी इस्टेब्लिश पावर रहता है तो इस खिते में उसकी हेजमनी रहेगी, उसका स्टेट कंट्रोल रहेगा, और वो आज ही नहीं कल नहीं चुप करके वो कहीं ना कहीं जो है वो बना लेगा न्यूक्लियर पावर। इधर से इसराइल है, इसराइल का अपने कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या करूं, मैं एक ग्रेटर इसराइल लेके आऊं, मैं अपने आप को एक्सपेंड करूं। अगर वो एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे जो रीजनल पावर होगी वो प्रॉपरली कौन डेवलप हो जाएगी, इसराइल। तो अब जब ईरान के कॉन्सेप्ट क्या हैं कि ईरान ने चाइना को प्रॉपरली जो है वो कर्टेल करना है, और यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अमेरिका का कब्जा होना बड़ा ज़रूरी है। तो दोनों जो तीनों पावर्स हैं वो अपने पॉइंट्स और एक्सट्रीम लेवल से हट नहीं रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजॉल्व इशू नहीं हो रहा। अच्छा, एक वायदा हुआ है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, क्या हम्म। ये इस वजह से हुआ है कि इन ममालिक को भी कुछ खतरा है? देखिए, बिल्कुल ईरान बेसिकली इनको ममालिक से, इसराइल से खतरा है। इसराइल जो है ना वो उसको कहते हैं बुली ऑफ मिडल ईस्ट। ये अपने एक्सपेंशन के ज़रिए, अपने एक्सपेंशन करने के लिए तमाम लोगों को बुली कर रहा है। तो अब पहले सऊदी अरब का और इनका था, पिछले साल हुआ पाकिस्तान का। अब इन्होंने मक्का जॉइंट जो है एग्रीमेंट किया जिसमें टर्की को भी लेके आ गए, क्योंकि ईरान के बाद जो इसराइल को काम ख़राब कर रहा है वो टर्की कर रहा है। बेसिकली टर्की जो है उसको भी इस सेंस में लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो इसराइल है ना, ये सबको बुली करता है, ये सबको डिस्ट्रॉय करके अपना रीजनल ऑर्डर बनाना चाह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी पावर हो। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है वो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलो, क्लास इधर भी ख़त्म हो गया है।